लावारिस लड़की ने अपने रजवाड़े महल में रखा पहला कदम। आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। देखो तुम्हारी इशिका को भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं खाया है माँ, आंखें खोलो। इशिका, मेरी बच्ची, रो नहीं, संभाल खुद को, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। काकी काकी, मेरी माँ आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अब तेरी माँ कभी नहीं उठेगी बच्ची, कभी भी नहीं। बहना, तू तो सारी जिंदगी मेहनत करते करते ही गुजर गई, कभी भी अच्छे दिन ही नहीं देखे। कम से कम अपनी बेटी की डोली उठने तक जी लेती। हाय बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। इस बेचारे की जिंदगी में ये सब झेलना ही लिखा हुआ था, तो ये झेल गई। अब लेकिन इस छोटी सी बच्ची का क्या, दुनिया इसके लिए बड़ी निर्दयी है। क्या मतलब इसका? क्या हुआ? अगर मैं अपनी बहन भारती के चाचा की बेटी हूँ तो भारती मेरी ही बहन है। वो भी अपने घर में अकेली थी और मैं भी इकलौती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। इसकी बच्ची मेरी बच्ची है, मैं इसको पालूंगी, अपने साथ लेकर जाऊंगी। ठीक कहा, सभी को ऐसी ही माँ से मिलनी चाहिए, क्योंकि माँ के बाद अगर दुनिया में किसी इंसान का माँ जैसा दर्जा है तो वो माँ सी ही है। चलो चलो, अर्थी उठाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी माँ को? कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। रुक जा मेरी बच्ची, रुक जा। तुझे तो मैं अपने घर में अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार दूंगी। चल, तू मेरे साथ चल और रो नहीं, क्योंकि तू रोएगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। उस दिन मुझसे बस मेरी माँ नहीं, मेरा सुकून, चैन सब कुछ छिन गया था। मेरी माँ गई तो सब चला गया। मेरी माँ से मुझे कहकर तो ये लाई थी कि वो मुझे अपने घर की इज्जत बनाएंगी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैं इन लोगों को बोझ लगने लगी। क्या बड़बड़ लगाई हुई है तूने? बोल, नाश्ता बना की नहीं? हाँ मासी माँ, बन ही गया है। ये जो तेरे अंदर की सुस्ती है ना, ये को नेस्ती तू फैलाती है, इसको जरा सा कम कर दे, समझ आया तुझे? कछुए जैसी रफ्तार में काम करेगी ना तो तेरे मौसा जी तुझे हाथ पकड़कर बाहर खड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। चल अब जल्दी से नाश्ता बना। मासी माँ, मैं बस मौसा जी का ही चीनी वाला पराठा बना रही थी, बस बन गया, लाती हूँ। इशिका ने ऐसे बोलकर जल्दी से पराठा तैयार किया, जिसके बाद उसने सभी के लिए टेबल पर उसे लगा दिया और सभी नाश्ता करने को आ गए। ऐसे में इशिका सभी को नाश्ता करवाने के लिए खड़ी हुई थी। हाय, क्यों रे अंधे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं पूरे के पूरे टेबल पर लटक गई हूँ। चल पराठा दे। जी। इशिका, जरा पानी लाना, वो भी बर्फ डालकर। लाती हूँ। अरे नहीं, बस 10 बजने ही वाले हैं, मैं आज फिर से लेट हो जाऊंगी। इशिका सभी काम भी कर रही थी और घंटा भी देख रही थी। कुछ ही देर में उसने सभी का नाश्ता करवा दिया, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी बर्तन समेटने लगी कि तभी क्यों री? ओ लावारिस! जी मौसा जी। काम पर नहीं जाना है तुझे? हाँ, काम पर हाँ जाना है ना, मैं बस ये बर्तन समेट कर जा रही हूँ। तो जल्दी से अपनी शक्ल को यहाँ से दफा क्यों नहीं करती है? एक तो पता नहीं तेरे हाथ किस रफ्तार से चलते, दुनिया भर की सुस्त है तू। जल्दी से निकल यहाँ से, नहीं तो वो वैद्य तेरे पैसे काट लेगा। जी मौसा जी, मैं जाती हूँ। इशिका के जालिम घर वालों ने एक वैद्य की दुकान में उसे लगवाया था ताकि वो घर में 4 पैसे कमा कर ला सके, लेकिन इस सब के बाद भी उसको घर में बोझ समझा जाता था। इशिका बेचारी अपनी माँ की चचेरी बहन यानी कि अपनी मौसी के घर में रहती थी, लेकिन वहां उसको कोई अपने घर की मेंबर नहीं समझता था, बल्कि उसको लावारिस और बोझ के ताने दिए जाते थे। वो एक वैद्य की दुकान पर काम करती थी और आज भी सुबह का काम खत्म करके वो वैद्य के पास पहुंच गई। आ गई इशिका बिटिया? जी वैद्य जी। क्या हुआ, तेरी आंखें क्यों गीली हो रही हैं? कुछ नहीं वैद्य जी, बस वो माँ की थोड़ी याद आ रही थी। जरूर उस चंडाल ने कुछ कहा होगा तुझसे, है ना? छोड़ो ना वैद्य जी, कोई फायदा है ये सब बोलने का? कम से कम मेरी मासी ने मुझे इस निर्दयी दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। बेकार में जिन लोगों के अंदर कोई अच्छाई नहीं है ना, उनके अंदर भी अच्छाई नहीं ढूंढा कर। समझ में आया? उन लोगों को तू महीने के 5000 देती है, कोई एहसान में नहीं रह रही है तू उनके पास।
बस यही बात सोचकर खुद को समझा लेती हूँ, और क्या ही कर सकती हूँ। वैद्य एक दवाई अपने हाथ से एक बोतल में भरता है और इशिका को देते हुए बोलता है, इशिका मेरी बच्ची, रो नहीं, बिल्कुल भी मत रो। हाँ, अच्छा चल, मैं तुझे एक औषधि देता हूँ, तू उसको बनाना और राजमहल लेकर जाना। क्या कहा आपने? राजमहल? हाँ बेटा, राजमहल। यहाँ से कुछ दूरी पर एक रजवाड़े का परिवार रहता है ना, वहाँ की रानी सा राजबाला जी अभी कुछ देर पहले आई थी। बोल रही थी कि उनके सिर में दर्द रहता है और कुछ बाल भी झड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो कि उनके उतरते हुए बालों को थामे और सर दर्द को भी काबू करे। मैंने उनके लिए पुदीने का तेल बनाया है, तो जाकर दे आ। वाह, राजमहल की औरत आई थी। वैची, काश कि मैं भी यहाँ होती तो मैं भी उन्हें देखती, कितना मजा आता ना। मेरी बच्ची, राजमहल की औरत को देखने में क्या मजा है? हाँ, देखना है तो तू राजमहल देख। जा, अब जाकर ये तेल लेकर उनको दे आ, जा। क्या सच में वैची? अरे जा ना, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, यहाँ मैं फोन करके कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची आ रही है, उसको अंदर जाने देना, तू जा। वैद्य हरिओम ने तेल देकर इशिका को भेज दिया, जिसके बाद हाथों में तेल लिए वो राजमहल पहुंच गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और इशिका गौर से उन ऊंची दीवारों को देखने लगी। हाँ भाई, कहाँ जा रही हो? वो रानी सा ने तेल। इस लड़की को अंदर आने दो। सुनो लड़की, अंदर आ जाओ। जी, आप ही रानी सा? हाँ, मैं ही हूँ, राजबाला। तुम्हें हरिओम वेद जी ने भेजा है ना, आ जाओ, अंदर आओ। इशिका इतनी घबरा रही थी कि उसने राजमहल की दीवारों को नजर उठाकर भी नहीं देखा और वो राजबाला के बड़े से कमरे में आ गई, जहाँ 2 दासियां थीं। अंजना और सोनल, जाओ यहाँ से। सुनो लड़की, इतना घबरा क्यों रही हो? वो मैं आपके लिए पुदीने का तेल लाई, तेल थी, वेद जी ने भेजा है। इसको आप सर पर दिन में 2 बार लगाना, देखना आपके बाल भी झड़ना बंद हो जाएंगे और सर दर्द भी नहीं रहेगा। हाँ, मुझे सर दर्द तो बहुत ही ज़्यादा है। शुक्रिया, तुम इसे यही रखकर जा सकती हो। जी। इशिका ने तेल को रखा, जिसके बाद वो बिना नजर उठाए वहां से आ गई। अजीब ही लड़की थी, मैं बोल रही थी और खुद नजर ही नहीं उठा रही थी। चलो, अच्छा है। माँ, ये लड़की कौन थी जो अभी गई? कुछ नहीं, मेरी दवाई रखने को आई थी। मेरी प्यारी शहजादिया, क्या कर रही है आज? माँ, हमारा ना घर में मन नहीं लग रहा है, हमें कहीं जाना है। अभी तो कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें कहीं लेकर चला जाए। चलो, तुम्हारे भाई को आने दो, जब वो आ जाएगा तो उसके साथ मैं तुम्हें घूमने भेज दूंगी। राजबाला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया तो वहीं इशिका कांपते हुए वापस आ गई। मैं आ गई वैद जी। क्या हाल है बेटा, कैसा लगा राजमहल? जाइए वैद जी, मुझे लगा था कि मैं जाऊंगी और सब सही रहेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है, वहाँ जाते ही मेरे कदम खुद ब खुद लड़खड़ाने लगे। वो जगह मेरे लिए थी ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस तू ऐसी जगह पर रहने लगी है ना जहाँ तुझे कुछ नहीं समझा जाता है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, तू भी वहाँ की रानी बन सकती है। बस बात है अपने ऊपर आत्मविश्वास की। और अब से मैं तुझे रोजाना वहीं भेजूंगा, इसलिए तू तैयार रहना। नहीं वैद जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करना। हाँ, मैं वहाँ रोज रोज नहीं जा सकती हूँ। इशिका की बात को सुनकर हरिओम वैद्य मुस्कुरा देते हैं, जिसके बाद इशिका बाकी की दवाइयां बनाने लगी। इस दुनिया में बस इशिका के लिए अभी तक एक हमदर्द हरिओम ही था। वो ही उसकी बातों को समझता था और उसे हिम्मत देता था। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजरे और आज के दिन इशिका अपने घर के कामों को खत्म करके अपने वैद्य खाने पर ही आई हुई थी कि उसको हरिओम ने आज फिर से तेल और कुछ जड़ी बूटी की औषधि दे दी। अच्छा इशिका बेटा, जा इसको राजमहल दे आ। नहीं वैद जी, मैंने आपके कभी भी किसी काम को मना नहीं किया, लेकिन अब नहीं। बेटा, मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। हाँ, तुझे जाना तो पड़ेगा। आप मुझे मजबूर कर देते हैं वैद जी, लाइए दीजिए। इशिका को जबरदस्ती आज राजमहल आना पड़ा। वो राजबाला के कमरे तक चली गई, जिसके बाद सुनो लड़की। जी बोलिए। वो बस मैं ये कहना चाहती थी कि वो जो तुम्हारे वैद्य जी ने मुझे पुदीने का तेल दिया था, वो वाकई कारगर था। उसको लगाते ही मेरे सर का दर्द काफी देर तक कोड़न छू हो जाता है। जी, ये तो खुशी की बात है। मैं ये वैद्य जी को बता दूंगी। आज जो तुम दवाई लाई हो उसमें ये तो खाने की है और ये वाली लगाने की है।
एक काम करो, ये दवाई तो मैं अपनी नौकरानियों से भी लगवा लूंगी, लेकिन तुम आज मेरे सर में पुदीने के तेल से मालिश करके जाओ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा अच्छे से ये काम कर सकती हो। जी। अरे वाह, आपके बाल तो बड़े लंबे हैं, बस थोड़े से हल्के लग रहे हैं, लेकिन वो भी इस तेल की मदद से अच्छे हो जाएंगे। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं बोला है। चलो अब तुम मुझे तेल लगा दो। इशिका ने जैसे ही तेल मालिश करना शुरू किया तो राजबाला की आंखें आनंद से बंद होने लगी। आहा, इसको कहते हैं सुकून। तुम्हारे हाथों में तो जादू है लड़की, जादू। ये इस तरह से मालिश करने से सर में खून का दौरा पड़ता है और उससे हमारे दिमाग की नसें भी खुलती है और दर्द को कम होने और बाल झड़ने में सहायता भी। ऐसा क्या? तुम्हें तो काफ़ी कुछ पता है। ठीक है लड़की, तो आज से तुम ही मेरे सर में मालिश करने को आया करोगी। बताओ, मंजूर है? क्या कहा? मैं? आप इतने बड़े राजमहल की मालकिन हैं, रानी हैं, मैं आपको मना नहीं कर सकती हूँ। अगर आप कहती हैं कि मैं आऊँ तो मैं ज़रूर आऊँगी। इशिका की बात को सुनकर राजबाला मुस्कुराई, जिसके बाद इशिका उनको मालिश करके चली गई। ऐसे ही अब रोजाना इशिका राजबाला को मालिश करने के लिए जाती थी। मैं जा रही हूँ वैद जी। यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है जो एक दिन राजमहल जाकर ये बोल रही थी कि अब वो दोबारा वहाँ नहीं जाएगी, और अब तुझे जाते हुए 1 महीना होने को आया है। वैद जी, रानी से सच में बड़ी अच्छी हैं। मैं वैसे किसी स्वार्थ में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने कभी इतने बड़े घर की महल की मालकिन होते हुए ये जाहिर नहीं होने दिया कि मेरी उनके आगे हैसियत ही कितनी है। इशिका की बात को सुनकर हरिओम मुस्कुराया, जिसके बाद इशिका राजमहल को आ गई। वो राजबाला की मालिश ही कर रही थी। रानी सा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आज क्या महल में कोई समारोह है? मेरा मतलब सुबह से ही यहाँ सजावट हो रही है। आज मेरा बेटा आ रहा है अमेरिका से। उसने पूरे 5 साल वहाँ पढ़ाई की है, तो बस उसी खुशी में आज महल में समारोह है। अच्छा, तो शहजादे आ रहे हैं? पता नहीं तुम्हें ये बात सुनकर कैसा लगेगा बेटा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए ना, मेरे बारे में क्यों सोचती हैं? बेटा तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना कर लाऊं। अपने छोटे बेटे से जो अब आ रहा है उससे तुम्हारी शादी करूँ। बोलो, तुम्हें मंजूर है? रानी सा, ये आप क्या बोल रही हैं? आपके घर की दीवारों में और मेरी दीवारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। शहजादे भी मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। तुम्हें कौन पसंद करेगा और कौन नहीं, ये तुम नहीं जानती हो, समझ आया? और बात रही घर वालों की, तो तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में वो आए जो अच्छा हो, ना कि जिसमें दिखावा हो। घर वाले भी मान जाएंगे, बस तुम अपनी राय बताओ। अगर तुम राजी हो तो मैं कल ही गाजे बाजे के साथ तुम्हारे आंगन तुम्हारा अपने बेटे के लिए हाथ मांगने को आऊंगी। क्या? इशिका सोच में पड़ गई। ये उसकी जिंदगी के बदलाव का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। उसने राजबाला से हाँ कर दी, जिसके बाद उसने घर आने के बाद भी अपनी मौसी को सब बता दिया। तेरे लिए राजमहल से रिश्ता आ रहा है, तूने हमें भी पागल समझा हुआ है क्या? मैं आपका पागल नहीं बना रही हूँ, सच बता रही हूँ। आज मैं राजमहल गई थी, मासी दवाई लेकर, उन्होंने तब ये सब कहा। यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए, मेरे घर में तो पैसे ही पैसे होंगे। मेरी गुड़िया, मेरी लाडो, तो बड़ी ही अमीर घर का दरवाजा खोलती हुई लाई है। चल चल तू बैठ। सोनाली बेटा, चल तेरी दीदी के लिए हमें कल कुछ पहनने को ला कर देना है। चल बाजार चल। और तू इशिका बेटा, कोई काम नहीं करना, पड़ा रहने दो, जो भी होना है ठीक है ना? मेरे लिए बड़े घर से रिश्ता आ गया तो मासी बदल गई, नहीं तो कल तक तो मैं लावारिस सी थी। मेरे लाडो आजा, मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। सुबह को जब तू अपने बाल धोएगी ना तो वो रेशम से चमकेंगे। आजा आजा। जी चलो, चाहे ये सब बस अपने ही फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मुझे परिवार का प्यार तो महसूस हो ही रहा है। इशिका के लिए बाजार से नए कपड़े और गहने आए और आज के दिन उससे किसी ने कुछ भी काम भी नहीं करवाया। ऐसे ही अगला दिन आया तो मेरी बच्ची कहाँ जा रही है? रसोई में तेरा क्या काम? तू यहाँ बैठ और नाश्ता कर। देख, तेरे लिए आलू की पूरियां लाया हूँ, ले खा ले, खा ले। जी माँ ये लो, आपने ये सब मंगवाया था ना? हाँ, ये सब मेरी बच्ची को देखने आने वालों के लिए है। बेटा तू नाश्ता कर। सभी लोग अचानक से इशिका के लिए बेहद ही अच्छे हो गए थे।
उसको हाथों से खिला रहे थे और उसकी सुन भी रहे थे। परिवार का प्यार कितना अच्छा है, लेकिन अगर वो मेरे रिश्ते के लिए आए ही नहीं तो क्या होगा? एक तरफ इशिका ऐसे ही सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, कहना तुझे इतनी देर लग रही है ऋषि? माँ बस मैं आ ही रहा हूँ, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। सासू माँ, जरा ये बर्फी देख ले, ठीक है या और थोड़ी सी मीठी करनी है? नहीं नहीं, मेरे बेटे को कम ही मीठा पसंद है, तो बस ज्यादा मीठा नहीं करो। अच्छा, बाकी की सजावट हो गई है ना? हाँ, उसमें तो कल से ही लगे हुए हैं, सब हो गया है। अब तो बस देवर जी के आने की ही देरी है। शीतल जो कि राजबाला की बहू थी ऐसे बोलते हुई चली गई। एक तरफ इशिका के घर में रजवाड़ों का इंतजार हो रहा था तो वहीं ऋषि अपने घर देर से पहुंचा और हाय, मैं वारी जाऊं, मैं सदके जाऊं, मेरा लाल आ गया, मेरी आंखों का तारा, मेरा ऋषि। ये अपने साथ किसको लाया है? दादी, माँ, बाबा, मैं आप सभी को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। यह है मेरी पसंद, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। अहाना, मैं इसी से शादी करूंगा। शादी? ये लड़की? भाई सच में? लेकिन ये तो कहीं से भी इस राजमहल के हिसाब से नहीं लग रही है। ऋषि अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड लाया था। वो एक मॉडर्न जमाने की लड़की थी जिसके बाल छोटे छोटे और लाल रंग से रंगे हुए थे, होठों पर पियर्सिंग और साथ ही मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई अहाना जरा भी उस राजमहल के हिसाब की लड़की नहीं थी। हेलो एवरीवन। नहीं, ये इस घराने की बहू नहीं बन सकती है। हमारे घर की कुछ मान मर्यादा है, हमारे यहाँ लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। ऋषि बेबी, तुम तो कितने मॉडर्न सोच के हो और तुम्हारे घर वाले अभी भी खबरों के ऊपर भेदभाव करते हैं। सैड। इस तरह की बातें मत कीजिए माँ बाबा कि जैसे आप लोग अनपढ़ गवार हैं। मैं अमेरिका से आया हूँ और मैं कपड़ों वगैरह को कोई बड़ा इशू नहीं समझता हूँ। पता नहीं आप लोग इस तरह की बातें किस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। हम तो बस इस राजमहल के रिवाज तुझे बता रहे थे, लेकिन अगर तुझे मानना ही नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, तो अहाना ही मेरी पत्नी बनेगी और हम 1 हफ्ते के बाद शादी करेंगे। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऋषि को भी कोई लड़की अच्छी लग सकती है। मैं झूठी हो गई, मेरी जबान झूठी हो गई इशिका के आगे। राजबाला ने किसी के आगे अब इशिका का जिक्र ही नहीं छेड़ा और बात को दबा दिया। उधर जैसे जैसे शाम हो रही थी, इशिका की शामत आने पर थी। कहाँ है तेरे रजवाड़े परिवार के रिश्ते वाले? माँ, आप ही की झूठी और स्टूपिड लड़की की बातों में आ रही हैं। आपको लगता है कि ये है इस लायक कि इसको राजमहल का रिश्ता आएगा? इसकी तो शक्ल ही ऐसी है कि 9 देखे और 100 थूके। इसके लिए कोई नहीं आने वाला है। आप लोग कहाँ चक्कर में पड़ते हैं? मैं बस उस रात का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वाकई कोई नहीं आता है तो तेरी खैर नहीं इशिका। मेरी मरी हुई माँ की कसम, उन्होंने आने को बोला था। अब मुझे नहीं पता है कि वो क्यों नहीं आई। इशिका की जान गले में आई हुई थी। आखिर देखते देखते रात के 10 बज गए, लेकिन रजवाड़े से कोई नहीं आया। अब घर वालों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका था। कामिनी ने इशिका को उठाया और उसके बाल पकड़कर बाजू मोड़कर वो उसे दर्द देने लगी। हिम्मत कैसे हुई तेरी हम लोगों को उल्लू बनाने की? बोल। माँ, छोड़ो माँ, मुझे दर्द हो रहा है। ये मुझे बड़े पहले ही कर देना चाहिए था। ये ले। नाश्ते पानी में ही दुनिया भर के पैसे खर्च करवा दिए इसने तो। बाबा, इसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। इसको तो मारो और खूब ही मारो। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही थी, सच थी मेरी हर एक बात। मैंने झूठ नहीं कहा। इतना बड़ा झूठ कहकर अभी भी झूठ? इसकी तो अक्ल को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। सभी घर वाले इशिका के खिलाफ ही थे। उन्होंने उसे खूब मारा। बेचारी इशिका को जब लगा था कि उसकी जिंदगी अब नया मोड़ लेगी तो सब पहले जैसा ही हो गया। सारी रात वो रोती रही और अगले दिन तो वो राजमहल भी नहीं गई। 4 दिन निकलने के बाद वो राजमहल पहुंची। रानी साहब, हो गया। शुक्रिया। क्या बात है इशिका, मुझसे नाराज हो? कोई बात नहीं है, और मेरी क्या मजाल आपसे नाराज होने की। बेटा, मुझे माफ कर देना। सच में मैं ये सब चाहती नहीं थी, लेकिन ऋषि को पहले से एक लड़की पसंद थी। वो उसको अपने साथ ले आया तो मैंने तुम्हारे घर जाने का ख्याल छोड़ दिया। नहीं, आप माफ़ी नहीं मांगिए। वैसे भी ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आपके घर में बहू बनकर आऊँ, और ना मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप आएंगे।
लेकिन हाँ, बस एक अफसोस है कि 2 पल की खुशी ने भी साथ नहीं दिया। लेकिन कोई नहीं, तुम एक समझदार लड़की हो, मैं जानती थी कि तुम समझ लोगी। अब मेरी बात सुनो, मेरे बेटे की 1 हफ्ते के बाद शादी है, बल्कि अभी 4 दिन बाद ही। खुलेआम के बाग के पास जो महल है वहाँ फंक्शन है और तुम्हें आना है, ठीक है ना? मना नहीं करना। क्या कहा? मैं आऊँ? अच्छा ठीक है। इशिका ने राजबाला की बात को मान लिया और शादी में आने को हामी भर दी। ऋषि की अहाना के साथ शादी थी। ऐसे ही देखते देखते 4 दिन और बीत गए और आज के दिन ऋषि की शादी थी। इशिका घर वालों से झूठ बोलकर बिना तैयार हुए ही शादी में आ गई। और वाह, कितना बड़ा फंक्शन है सच में। यहाँ तो अगर कोई खो गया तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया है। वाह, इस तरह की जगह की दावत तो मैंने कभी नहीं खाई है। खाएगी भी कहाँ से? पागल इशिका, ये रजवाड़ों के यहाँ की शादी है। इशिका ऐसे ही जगह को देख रही थी कि तभी वहां पर उसने एक कमरे में अहाना को दुल्हन बने हुए बात करते सुना। हेलो जतिन, मेरे यहाँ दम घुट रहा है। उस ऋषि को मैंने बस पैसे के लिए फंसाया था। मैंने सारे गहने चुरा लिए हैं। आप मुझे लेने आ जाओ, मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये क्या? ये तो चोर है। मैं क्या करूँ? जल्दी से रानीसा को लाती हूँ। इशिका ने ऐसे बोलकर जल्दी से अपने कदम राजबाला को ढूंढने की तरफ बढ़ाए। कुछ ही देर के बाद वो उसे मिली और उसने सब कुछ बता दिया। राजबाला कमरे में जल्दी से आई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कमरे में बस अहाना के कपड़े थे, लेकिन वो जा चुकी थी। आना, आना, ये क्या है? लिखा है जो कुछ मेरे हाथ लगा मैं लेकर जा रही हूँ। अपना बेटा अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। वो तो भाग गई। ये क्या हो गया रानीसा? अब तो मंडप भी सज गया है और मेहमान भी आ गए हैं। अगर ऐसे में ये खबर पहुंची कि रजवाड़ों की बहू भाग गई है तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब कोई और चारा नहीं है इशिका बेटा, अब तुम ही हमारे महल की इज्जत को बचा सकती हो। पहन लो ये शादी का जोड़ा और आ जाओ मंडप में। क्या मैं? राजबाला अपने घुटनों पर बैठ गई। अब बात राजमहल की इज्जत की थी। इशिका ने मना नहीं किया और घबराते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर वो दुल्हन बन गई और घूंघट करके पहुंच गई मंडप में। पूरी शादी इशिका की ऐसे ही हो गई। सभी को लगा था कि दुल्हन के लिबास में अहाना है और अब इशिका के कदम मंडप से राजमहल की तरफ चले। जीते रहो मेरी बहू और बेटो। चल बहू, तू अपनी पालकी में बैठ जा। महल के बाहर एक राजकुमारियों वाली फूलों से सजी हुई सुंदर पालकी थी। इशिका उसमें बैठ गई। ऋषि साइड में था। अहाना, क्या तुम यकीन कर पा रही हो कि हमारी शादी हो गई है? नहीं, अब क्या होगा? शर्मा रही है मेरी बोल्ड अहाना को? कोई नहीं, आज तो शर्माना बनता है। वैसे रात को हम खूब बातें करेंगे और एक दूसरे के कान खाएंगे। मुझे तो डर है कि जब आप मुझे देखेंगे तो गुस्से में आप मुझे ही ना खा जाए। इशिका ऐसे ही डरते डरते जा रही थी कि तभी पालकी में एक गुलाब की पंखुड़ी आई। जैसे ही उसने बाहर देखा तो राजमहल की सड़क पर बने हुए जितने भी घर थे सभी अपनी छतों से फूल बरसा रहे थे। वाह, क्या स्वागत है। अब चल पड़े मेरे कदम राजमहल की ओर। ऐसे ही पालकी की साइड में बड़े बड़े हाथी चल रहे थे और इशिका और ऋषि पालकी में थे। कुछ देर चलकर राजमहल का दरवाजा आया। इशिका और ऋषि हाथ पकड़कर पालकी से उतरे तो पैरों के नीचे लाल कालीन बिछी थी और मशालों और ऊंट पर चढ़े हुए लोग उनके रास्ते में थे। ऊंट वाले फूल मारते और इर्द गिर्द मशाले लिए हुए लोग जमे खड़े हुए थे। ऐसे में इशिका ऋषि का हाथ थामे चलती हुई आई और उन्होंने गार्डन का दरवाजा खोला। वो खोलते ही साइड में आग जलना शुरू हो गई और गाजे बाजे बजने लगे। आ गए मेरे बहू बेटा। आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ ये मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। तो ये नहीं, बस आज पूरा राजमहल और पूरा रजवाड़ों का परिवार भी खुश है। नमस्ते। बेटा रुको, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऋषि, चल बेटा, बस गृह प्रवेश हो जाए उसके बाद बहू को इसके कमरे में ले जाना। हाँ हाँ, वहीं लेकर ही जाएगा। जहाँ आप कहेंगे हम तो वहाँ ले जाएंगे भैया। चलो चलो, अब दोनों भाई भाई ये मजाक बंद करो। देखो बहू कितनी ज्यादा थक रही है। इसके चेहरे से भी थकान दिखाई दे रही है, हालांकि इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। मजाक था। आजा बहू, अभी मैं तेरी आरती कर दूंगी तो तू अपने शुभ पाँव से कलश को गिराते हुए अंदर आ जाना। यहाँ खड़े होकर मुझे ही पता है कि मेरे दिल के क्या हाल है। डीजे की तरह बज रहा है। पता नहीं है कि मैं यहाँ किस तरह से रहने वाली हूँ। इशिका ने डरते डरते ससुराल में अपना पहला कदम रखा। किसी को अभी भी पता नहीं था कि घूंघट के अंदर अहाना नहीं इशिका है।
हो गया शाही स्वागत बहू का। चल बहू, अब तू कमरे में जा। चलो भाभी, शादी के पहले तो आपसे कुछ खास बात हुई नहीं, लेकिन अब शादी के बाद जरूर हो जाएगी। अब कल मिलते हैं। हे यहाना, चलो। ऋषि इशिका का हाथ पकड़कर ही उसको अपने कमरे तक ले आया, जिसके बाद मैं और ऋषि जी अब इस कमरे में अकेले हैं। पता नहीं है कि अब क्या होगा। चलो मेरी जान, अब तो ये घूंघट खोल भी दो। वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम कोई घूंघट वगैरह में बिलीव करने वाली लड़की नहीं हो, लेकिन आज के दिन तो मुझसे अपनी खूबसूरती को छिपाने के लिए घूंघट किया है ना तुमने? हाँ अच्छा जी। ये देखा मैंने। अहाना, तुम अहाना नहीं हो? इशिका को देखते ही ऋषि के पांव तले जमीन ही खिसक गई। और वो सुनिए। अरे कौन हो तुम? बोलो। हाँ, कौन हो तुम? और मेरी अहाना कहाँ है? ऋषि जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से सभी उसके कमरे में भर गए और सभी ने इशिका को देख लिया। ये तो वो लड़की है जो माँ जी के लिए तेल लाया करती थी। ये तेल लाने से देवर जी के मंडप तक पहुंच गई। ये जरूर कोई चोर है, इसको भगाओ। नहीं, इशिका कोई चोर नहीं है, बल्कि इसने तो आज हमारे महल की लाज को बचाया है। राजबाला ने सभी को सब सच सच बता दिया, जिसके बाद नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अहाना मुझे धोखा नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। ऋषि गुस्से में कमरे से ही चला गया। सभी उसके पीछे गए। इशिका बेटा, मेरा ऋषि जरा सा गुस्सैल है, लेकिन कल तक वो शांत हो जाएगा। राजबाला भी ये बोलकर चली गई और पूरी रात ऋषि कमरे में नहीं आया, ना ही इशिका ने एक भी झपकी ली। ऐसे ही अगली सुबह इशिका सभी घर वालों के साथ नाश्ता करने को बैठी हुई थी। अब ये दिन आ गए हैं कि एक नौकरानी नौकरानी नहीं, लावारिस के साथ बैठकर नाश्ता करना पड़ रहा है। जबान को संभाल शीतल, अब ये तेरी देवरानी है। ऋषि आ गया। ऋषि बेटा, आजा नाश्ता कर ले। यहाँ एक चेहरा ऐसा है दादी, जिसको देखने के बाद मेरा निवाला भी हलक से नहीं उतरेगा। आप लोग खा लो, मैं भूखा ही सही हूँ। बेटा, जो कुछ हुआ उसमें इशिका। बस माँ, मेरे सामने आप इसकी बड़ाइयाँ नहीं मारना, क्योंकि मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। ऋषि ऐसे बोलकर चला गया। इशिका को अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और आज के दिन। ऋषि बेटा, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं माँ, घर में बोर हो रहा था तो सोचा कि दोस्तों के साथ कहीं घूम आऊं। बेटा, घर में तेरी पत्नी भी है, इसको एक मौका तो दे, कहीं दोनों घूमने चले जाओ। माँ देखिए, ना ही वो मेरी पत्नी है, ना मैं उसका पति। मैं ये रिश्ता, ये शादी नहीं मानता, इसलिए आप मुझे प्लीज कहीं भी जाने को फोर्स मत कीजिए। समझ में आया? सही कहा देवर जी ने। माँ जी ऐसे उन्हें कहीं भी जाने को ना कहिए नहीं। वैसे भी एक शहजादे और एक लावारिस का क्या मेल, ये तो बेमेल जोड़ी है। शीतल ऐसे ही आग लगाती रहती थी। उसकी बातों को सुनकर बेचारी इशिका को काफी दुख हुआ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अभी भी इशिका और ऋषि के रिश्ते में कोई सुधार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उस इशिका की शादी तो सच में रजवाड़ों में हो गई, लेकिन अब हमारा क्या होगा? कहीं हमारे घर सेना आ गई तो? हमने तो उसे बहुत सताया है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कामिनी, बेकार में खुद तो डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। कुछ नहीं होगा, बस उसके मामलों में दखल अंदाजी नहीं करना, उसका मुंह भी नहीं देखना, तो हम ठीक रहेंगे। कामिनी और रितेश को अपनी परवाह थी, लेकिन यहाँ इशिका को भी उसके पति का प्यार और अपनापन नहीं मिल रहा था। नहीं चाहिए था मुझे रजवाड़ों का परिवार, नहीं चाहिए था ये पैसा, ये अमीरी। कम से कम भगवान जी अच्छा प्यार करने वाला पति तो दे ही देते। किसी का प्यार नहीं मिला मुझे। इशिका बेचारी अकेले में ही अपना दुख खुद से बांट लेती थी। ऐसे ही अब उसकी शादी हुए 6 महीने होने को आए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदला था। आज के दिन इशिका अपनी सास राजबाला के साथ मंदिर आई हुई थी कि उसे मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की दिखाई दी, जिसको देखकर दोनों की आंखें फट गईं। आहाना, तू भगवान के नाम पे आप लोग मुझे, तुम्हारी ये हालत, मैंने बहुत गलत किया। आपके मंडप से भाग गए, लेकिन जिसके लिए मैंने ये सब किया था उसने मुझे भी धोखा दे दिया। अब मैं अकेली हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आहाना की ये हालत देखकर राजबाला और इशिका ने उससे कुछ कहा नहीं और वो घर आ गईं। कुछ देर के बाद ऋषि जब आया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी। आपका खोया हुआ प्यार मुझे मिल गया है, वो मंदिर में है, हालत खराब है। आप चाहे तो आहाना को घर में ला सकते हैं, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। आप मुझे तलाक दे देना और उससे दोबारा शादी कर लेना, यकीनन वो अब धोखा नहीं देगी।
इशिका की बात को सुनकर ऋषि हक्का बक्का रह गया और बिना किसी को बताए वो इशिका को मंदिर ले गया जहां अहाना थी। सब खत्म हो गया, मेरे मांग का सिंदूर भी अब चला जाएगा। अहाना, ऋषि, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे इशिका जैसी पत्नी मिली। तुम्हें पता है, मैं तुमसे अभी कुछ मिनट पहले भी प्यार करता था, वैसा ही जैसे पहले था, लेकिन इशिका की सच्चाई और अच्छाई ने मुझे जगा दिया। मैं तुम्हारे लिए इससे लड़ता रहा, जबकि ये मेरी असली हमदर्द थी। अहाना, मैं आज अपनी पत्नी के साथ आया हूं ये कहने कि अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। एक कमरा ले लेना और शुक्रिया मेरी पत्नी की अहमियत और अच्छाई मुझे दिखाने के लिए। ऋषि जी, हाँ इशिका, अब मुझे किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। आज से तुम सिर्फ नाम की नहीं बल्कि दिल से भी मेरी पत्नी हो। चलो, आज तुम्हें तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खिलाता हूँ। सच में? चलिए, आज की खुशी मैं कभी नहीं भूलूंगी। इशिका और ऋषि ने साथ में बड़े प्यार से पहली बार आइसक्रीम खाई, फिर हवेली पर आ गए और अब सच सामने था। इशिका को उसके ससुराल ने पूरी इज्जत और सम्मान के साथ अपना लिया था। वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। जिस इशिका को कभी अपनापन नहीं मिला, आज उसी के कदमों में पूरा रजवाड़ा था। दोस्तों, आपको हमारी इशिका की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए।